लेट्स भाई बयानबाजी। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि 30 करोड़ की जिस एफडी से बीजेपी का संगठन चलता है उसमें पैसा खनन से एकत्र हुआ था। रावत ने कहा कि वे खुद जब वन मंत्री थे तो उन्होंने खनन व्यवसायियों से 1 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिसकी जांच भी की जानी चाहिए। हमारी खनन नीति ने पूरे देश भर में डंका बजाया। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपए की जो एफडी बनी है भाजपा, ठीक है, भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप जब चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। बिहार में लोक अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर बिहार के युवाओं से बातचीत की। राहुल गांधी ने एक्स पर इस बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जो सरकार वोट चोरी से बनी है, क्या उसका इरादा कभी जन सेवा हो सकता है? बताइए क्या हो रहा है? डिग्री बहुत पड़ी हुई लेकिन उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं है सर। तो आपके मुताबिक हो क्या रहा है? कहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है बिहार में। जैसे आप कर्नाटक जाएं, वहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कारण क्या लगता है आपको? जो इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद में जुड़ जाते हैं सर, एक दूसरे में आपस में भाईचारा को खत्म कर देते हैं सर। मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं होता है, काम मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ, ध्यान भटक जाता है। जब इलेक्शन जीत जाते है उसके बाद पता ही नहीं चलता है कौन जीते नहीं। आज तक कुछ पता ही नहीं चलता है कौन विधायक क्या नहीं है, पूछने तक नहीं आते हैं कौन समस्या है क्या है आपके पास। तो बिहार में धन तो है, धन तो दिख रहा है, धन तो दिख रहा है लेकिन सही सर किसके पास जा रहा है? अरबपति के पास जा रहा है सर, जिसके पास पैसा उसी के पास पैसा जा रहा है जी। कैसे भी करके हम लोग 10th 12th पास कर मजदूरी करते हैं सर। हम लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं सर। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में पेपर होता है, पेपर देने जाते थे तो लीक हो जाता है, कैसे करके पैसा आता है वो हम लोग जानते हैं सर। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, वही पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं सर। मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा तो जो 400 रुपये डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता है कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर? और कल हम लोगों से मिले जी सर, जिनका वोटर ID कार्ड है, जिन्होंने 4 बार वोट दिया है, उनका भी काट दिया। जिंदा उसका काट दिया, जिंदा को मार के काट दिया।
अच्छा, जीएसटी के बारे में क्या सोचते हो? ये जीएसटी क्या है? ये गुड सर्विस टैक्स होता है सर इसका। ये सर जो बिजनेस 130वां संविधान संशोधन देश भर में बहस और विवाद का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि इस संशोधन का मकसद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दबाव में लेना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए लेकर के वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना देगी। दिक्कत ये है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है। बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है। ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादों के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का 2-2 बार उद्घाटन किया जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और कई महीनों तक उनकी जमानत नहीं हुई, लेकिन ट्रायल के बाद ये नेता निर्दोष साबित हुए। ऐसी गिरफ्तारियों की वजह केवल भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध था। गहलोत ने कहा कि अब एनडीए सरकार ऐसा कानून बना रही है जिससे किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे नेता को गिरफ्तार कर जेल में डालकर बर्खास्त कर दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि सिर्फ विपक्षी ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी ऐसे नेता जो शीर्ष नेतृत्व की इच्छा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, उन्हें ईडी या सीबीआई की ओर से गिरफ्तार कर इस कानून के तहत बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे उनकी पब्लिक इमेज भी खराब की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे घोर अलोकतांत्रिक और तानाशाही मानसिकता को बढ़ावा देने वाले बिल का सभी दलों को विरोध करना चाहिए। भारत में रूस के सीएडी रोमन बाबुश्किन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशियन S-400 और ब्रह्मोस की ताकत साबित हुई है। बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रूस के बीच डिफेंस डील अब और मजबूत और ज्यादा बेहतर होगी। The Operation Sindoor has witnessed the fighting test, real fighting test for the Russian defense systems, including the S-400. But let us not forget also the best in the world supersonic cruise missile BrahMos, which jointly produced by our two countries. So, we are committed to continue our mutually beneficial defense cooperation between the two countries because the Russian weapons over decades have become a weapon of choice for the Indian Army. So, as we know that more than 60 or even 70% of Indian Army's equipment, the Russian equipment for 60 or even 70%. So that's natural. We will continue that. Thanks. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को असंवैधानिक और गलत करार दिया है। बघेल ने एक्स पर कहा कि बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर प्रदेश में 14वें मंत्री को शपथ दिलाई है। एक अतिरिक्त सदस्य को शपथ दिलवाना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, इसलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को तत्काल निरस्त करना चाहिए। बघेल ने कहा कि अगर इसके लिए केंद्र सरकार या किसी उपयुक्त अदालत से अनुमति ली गई है तो इस अनुमति को तुरंत सार्वजनिक करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी में परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे। योगी ने कहा कि ये लोग कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे और दुर्गा पूजा के अनुष्ठान भी नहीं होने देते थे। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जस्टिस रेड्डी को जिताने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में उनका करियर प्रभावशाली रहा है और ऐसे व्यक्ति से पद का सम्मान बढ़ेगा। अभी जस्टिस रेड्डी जो कि विपक्ष पार्टियों की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा है अपना वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में, आम आदमी पार्टी ने भी उनके नामांकन को सपोर्ट किया है। हमारी तरफ से उनके नामांकन के वक्त संजय सिंह वहां मौजूद थे। अभी जस्टिस साहब मुझसे मिलने के लिए आए थे और हमने आजकल जो देश में हालात चल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की। उनके साथ और भी बहुत सारे, नासिर साहब थे टीडीपी से, हमारे टीएमसी से कल्याण जी थे, प्रमोद तिवारी जी थे। तो उनका सबका मैं स्वागत करता हूं अपने घर में। और आज जो देश के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जो चुनाव है उसके क्या गणित हैं, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। तो मैं हम सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुनाव, चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियां, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं, ताकि हमें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति मिल सके। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 9 तारीख को मैं इन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक पी साईनाथ ने मीडिया हाउसेस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े अखबार या चैनल का संपादक कोई दलित नहीं है, ये मीडिया का पाखंड है। Picking up from the last discussion, it's absolutely true. It's not just any individual caste discrimination or anything like that. The Indian media, the dominant Indian media,
are the most exclusionist institution of Indian democracy. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।